जो टॉपिक होगा भूकंप होगा, है ना। भूकंप क्या होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में कुछ हलचलें होती है और धरातल कंपन होता है ना। उसे हम किस नाम से जानेंगे? भूकंप के नाम से जानेंगे। अब पहले थोड़ा इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसके कुछ टर्म्स आते हैं वो सीखना बहुत जरूरी है ना। टर्म्स आते हैं या इसका रीजन क्या है ना, और किस टाइप से ये और कहाँ कहाँ किन जगहों पर आते हैं, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में सीधी सादी जो परिभाषा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, आंतरिक भाग में जो हलचल होती है, हलचल होती है या आंतरिक भाग में होने वाले, सीधा आंतरिक भाग में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं, है ना। क्या बोलेंगे? भूकंप कहेंगे। अब देखो भूकंप से समझते हैं इसमें जो किस टाइप से कौन से शब्द यूज होते हैं और वहां से पूछा भी जाता है ना। अब इसको समझने की कोशिश करें। अगर एक तो ये हो गया, ये हो गई आपकी पृथ्वी हो गई, है ना। सबसे पहले जैसे ये एरिया हो गया, इस जगह पर भूकंप आया आंतरिक भाग में, है ना। पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पर भूकंप आएगा, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां पर भूकंप आएगा उसको किस नाम से जानेंगे? नहीं, देखो अगर बात करें, भूकंप मूल हो जाएगा, है ना। पृथ्वी में जिस जगह सबसे पहले भूकंप आता है, भूकंप देखो धरातल पर नहीं आता है, पृथ्वी के किसी एक भाग में आता है, अंदर या गहराई में आता है। जिस जगह पर भी उस जगह से उत्पत्ति होती है उसका नाम क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र। क्या हो जाएगा? भूकंप केंद्र हो जाएगा, है ना। नाम से ही पता चल रहा है जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है ना। तो कौन सा एरिया हो जाएगा? वो भूकंप केंद्र। लेकिन इसको ध्यान रखें, या तो केंद्र आएगा या उद्गम आएगा। क्या आएगा? उद्गम। या इसको इंग्लिश में हो जाएगा फोकस, है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? फोकस हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखें, अब जब इस केंद्र से धरातल पर जो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, या अगर बात करें भूकंप केंद्र से या धरातल पर जहां सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा, धरातलीय भाग पर जहां सबसे पहले प्रभाव पड़ेगा उसको बोलेंगे अधिकेंद्र। क्या बोलेंगे? अधिकेंद्र, है ना। इंग्लिश में क्या हो जाएगा? एपीसेंटर। एपीसेंटर हमेशा ध्यान रखें, इंग्लिश शब्द इसमें ध्यान रखें, बाकी आप उसमें भूल जाओगे। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? भूकंप फोकस कौन सा होगा? जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, और धरातल पर जहां सबसे पहले डिनोट किया जाएगा या प्रभावित होगा जो भाग, है ना, वो हो जाएगा आपका एपीसेंटर। लेकिन ध्यान रखना, इससे हमेशा ये समकोण पे होगा। कैसा होगा? समकोण पे होगा। एपीसेंटर भूकंप मूल से हमेशा कैसा होगा? समकोण पे होगा। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। अब इसके बाद देखो यहां से तरंगे निकलती हैं इस एरिया में। अब यहां से तरंगे चारों तरफ फैलेगी, है ना। अब चारों तरफ फैलेगी, इसको मिटा दे तो उसी से समझता हूं। दो चीजें समझ में आ गई। जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है उसे हम किस नाम से जानेंगे? भूकंप केंद्र या फोकस, है ना। और जहां सबसे पहले धरातल पर भूकंप अनुभव किया जाएगा उसे हम किस नाम से जानेंगे? एपीसेंटर या अधिकेंद्र। ठीक है, अब देखो एक शब्द आता है, एक आता है से भूकंप रेखा, है ना। अगर इसकी बात करें, इसकी इंग्लिश में बात करें तो हो जाएगा होमो सिस्मल। इसको समझते हैं, यानी कि वे क्षेत्र, जैसे इस भाग से अगर बात करें समान इसमें अगर बात करें तो समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाले, समान तीव्रता वाले, है ना। क्योंकि हर एक स्थान का जो तीव्रता है वो अलग अलग होगी। इस भाग से अगर बात करें, जैसे इसकी तीव्रता जो एक इस भाग में, सारे भाग में जो तीव्रता सेम होगी उसको हम किस नाम से जानेंगे? होमोसिस्मल रेखा लाइन के नाम से जानेंगे। किसके नाम से जानेंगे? लाइन के नाम से जानेंगे। से भूकंप रेखा समान तीव्रता वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानेंगे? से भूकंप रेखा, है ना। अब एक शब्द और आता है, एक शब्द इसी से मिलता जुलता आएगा, आइसोसिस्मल। क्या आएगा? आइसोसिस्मल। ये हो जाएगा आपका आइसोसिस्मल। अब इसमें क्या हो रही है? समान तीव्रता,
है ना, पर्टिकुलर जो एरिया है उसमें जो समान जो तीव्रता हो रही है उसको हम किस नाम से जान रहे हैं, होमोसिस्मल। और आइसोसिस्मल का मतलब क्या हो जाएगा, सम भूकंप रेखा। सम भूकंप रेखा मतलब क्या हो जाएगा, समान समय में पहुंचने वाली रेखा को, एक ही जैसे 9 बजे जिस जिस एरिया में भूकंप आया, जैसे माना कि यहाँ पर इस जगह भूकंप 9 बजे आया और ये तरंग सभी जगह 9 बजे पहुंच रही, तो वो रेखा कौन सी हो जाएगी, सम भूकंप रेखा। इंग्लिश में ध्यान रखिए आइसोसिस्मल हो जाएगी। और जैसे तीव्रता की बात करें, किसी जगह पर 7.8 रिएक्टर से इसकी तीव्रता है, तो जिस एरिया में 7.8 जो रिएक्टर की तीव्रता होगी वहां पर जो लाइन बनेगी उसको किस नाम से जानेंगे, होमोसिस्मल के नाम से जानेंगे या सह भूकंप रेखा के नाम से जानेंगे। चार शब्द अपने सामने आए, एक तो आया भूकंप केंद्र, है ना, कौन सा आ गया, भूकंप केंद्र आ गया, जहां से भूकंप की उत्पत्ति होती है, ठीक है, ये धरातल के अंदर होगा। अब इसके बाद आ जाएगा एपी सेंटर, क्या आ जाएगा, एपी सेंटर, भूकंप केंद्र से, है ना, संपूर्ण पर जहां धरातल पर सबसे पहले प्रभावित होता है एरिया, उसको हम किस नाम से जानेंगे, एपी सेंटर के नाम से जानेंगे। एक आ जाएगा आपका होमोसिस्मल, है ना, समान तीव्रता वाली रेखा को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी, स्थानों को मिलाने वाली, वो हो जाएगी आपकी से भूकंप रेखा या होमोसिस्मल। अब आइसोसिस्मल क्या हो जाएगा, समान समय, है ना, समान समय में जो एक सभी स्थानों पे पहुंचेगी उसको हम किस नाम से जान देंगे, आइसोसिस्मल हो जाएगा। ठीक है, ये चार चीजें हमने देखी। इसके बाद ये लिख लेते हैं, फिर आगे हम बात करेंगे। लिखो, परिभाषा लिख लो, पृथ्वी के आंतरिक भाग में होने वाले कंपन को भूकंप कहते हैं। इजी लैंग्वेज है। सबसे पहले लिखो भूकंप केंद्र, कोष्टक में कर लो, आगे कर लो उद्गम या फोकस। इसमें लिखो पृथ्वी के आंतरिक भाग में, पृथ्वी के आंतरिक भाग में जहां सबसे पहले भूकंप की उत्पत्ति होती है, भूकंप की उत्पत्ति होती है, अर्थात वे स्थान जहां भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे की उत्पत्ति होती है ना, यहां से क्या हो जाएगा, भूकंपीय तरंगे निकलने लग जाएगी। इसी को क्या एक नाम और आता है, हाइपोसेंटर। क्या बोलेंगे, इसे हाइपोसेंटर भी कहते हैं। लिख लो, जहां लिख रहे थे ना फोकस केंद्र को, ये केंद्र है ना, इसी को हम किस नाम से जान रहे हैं, हाइपोसेंटर भी कहते हैं, है ना। लेकिन ध्यान रखना, जब आपसे पूछा जाए कि भूकंपीय तरंगे कहां से निकलेगी, तभी आपका हाइपोसेंटर आएगा। अगर एक डॉट की जहां से उत्पन्न होता तो वो आपका भूकंप फोकस आ जाएगा। इनमें थोड़ा सा फर्क है, बाकी सेम है ना। अब लिखो अधिकेंद्र, दूसरे नंबर पर अधिकेंद्र। भूकंप फोकस समझ गए, जहां भूकंप से की उत्पत्ति होती है, बस कोष्टक में करना एपी सेंटर। हो सके जहां तक इंग्लिश में ही याद करना, बाकी आपका गलत हो सकता है। एपी सेंटर, इसको लिखेंगे वे स्थान जहां धरातल पर, वे स्थान जहां धरातल पर सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है, मतलब धरातल का वे भाग जहां पर भूकंप आएगा, सर्वप्रथम अनुभव किया जाता है।
आगे लिखो, ये हमेशा भूकंप केंद्र से समकोण पे होता है। ये लाइन IMP है, ये हमेशा भूकंप केंद्र से समकोण पे होता है। देखो ये समकोण है, यहां से बन रहा है ये इस टाइप से। ठीक है, समझ में आ गया। अब लिखो, से भूकंप रेखा, कोष्टक में करना होमोसिस्मल, सह भूकंप रेखा। समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को, हाँ लाइन या रेखा कुछ भी कर लो, होमोसिस्मल लाइन या स्थानों को तीव्रता वाला, हाँ तीव्रता लिखो ना, नहीं बोला मैंने, लिखो समान भूकंपीय तीव्रता वाले स्थानों को सह भूकंप रेखा कहते हैं। सह भूकंप रेखा कहते हैं। कहने का मतलब वे स्थान जहां पर उसकी तीव्रता समान होगी, है ना। अब आगे अगली लाइन में हो जाएगा सम भूकंप रेखा, सम भूकंप रेखा, या इंग्लिश में हो जाएगा आइसोसिस्मल, आइसोसिस्मल। समान भूकंपीय समय के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को, समान भूकंपीय समय के स्थानों को मिलाने वाली रेखा को किस नाम से जानेंगे? समभूकंप रेखा। अब इसको समझ लो थोड़ा ना, परिभाषा शायद आपको समझ में नहीं आएगा, है ना। कभी भी होमोसिस्मल आए तो ध्यान रखना कि वे एरिया जहां पर तीव्रता समान होगी, है ना, एक पूरा एरिया बन जाएगा, पर्टिकुलर एरिया सर्किल बन जाएगा, वहां पर तीव्रता समान होगी, उसमें वो कौन सी लाइन हो जाएगी? होमोसिस्मल। अगर अगर समान समय पर जो पहुंच रही है एक पर्टिकुलर एरिया में, जिस समय पर जिस समय भूकंप आया है और उसी समय पर जिस एरिया में पहुंचेगी, उसको हम किस नाम से जानेंगे? आइसोसिस्मल के नाम से जानेंगे, है ना। इतना सा फर्क है, बाकी सेम हो जाएगा। ठीक है, ये चार चीजें इंपॉर्टेंट है, और इसमें भी इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो फोकस पूछा जाता है और आपका एपीसेंटर पूछा जाता है ना, ये ध्यान रखना है। इसमें धरातल पर आएगा और ये गहराई में आएगा, है ना। इसलिए आपसे पूछा जा सकता है कि धरातल पर सबसे पहले भूकंप आता है, उसे हम किस नाम से जानते हैं? एपीसेंटर पे नाम, है ना। और गहराई में आएगा तो उसे हम किस नाम से जानेंगे? भूकंप मूल या फोकस के नाम से जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हो गया। अब इसके बाद देखो भूकंप आने के कारण क्या है ना। भूकंप की उत्पत्ति के कारण, क्या क्या कारण है कि भूकंप आते हैं, है ना। अगर ज्योग्राफिकल की बात करें तो भूपटल के संकुचन से, संकुचन, है ना। भूमि में देखो अनेक हलचल होती रहती है ना, ताप अधिक होता है ना, चट्टानें बढ़ती है ना, सिकुड़ती है, उसी के कारण भी भूकंप आता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें दूसरा, तो भूसंतुलन, किसके कारण? भूसंतुलन के कारण भी भूकंप आता है, के कारण। जैसे इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये क्या है? पर्वत है ना, पर्वत है, और ये इसके बाद ये सागर आ गया, है ना, ये पर्वत आ गया। इसको समझो थोड़ा, ये सागरीय भाग आ गया। अब यहां से क्या होगा? पर्वतीय भाग से नदियां अपरदन करके लाएगी मलबा, है ना, कहां डालेगी? समुद्र में डिपॉजिट कर देगी, निक्षेपित कर देगी। अब जैसे जैसे इसका भार बढ़ता जाएगा, है ना, यहाँ से मलबा आएगा हर साल और यहाँ पर भार बढ़ता जाएगा।
बढ़ने की वजह से ये क्या होगा, इसका संतुलन बिगड़ जाएगा, है ना। तो फिर यहाँ पर अधिक भार हो जाएगा, जलीय भार अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलीय भार अधिक हो जाएगा और इस पर दबाव पड़ेगा और फिर इन भागों में हलचल होगी। इसलिए जो पर्वतीय भाग, हिमालय भाग में जो भूकंप आते हैं वो इसी के कारण आते हैं। क्या बोलेंगे उसे, भू संतुलन, है ना। इसका असंतुलन हो जाता है, यहाँ भार अधिक हो जाता है ना, तराजू होता है ना, बैलेंस होता है, फिर एक तरफ भार हो जाएगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, उसी टाइप से ये भूकंप आते हैं। ठीक है, इसके बाद जहां पर ज्वालामुखी आता है वहां पर भी भूकंप आएगा। ज्वालामुखी क्रिया, है ना, ज्वालामुखी क्रिया के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। तो समझने की कोशिश करें, ज्वालामुखी वैसे पर्टिकुलर अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे, है ना। तो इसको ध्यान रखें कि ज्वालामुखी के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ओके, अगर ये बात करें, यहाँ से ज्वालामुखी निकला है ना, उद्गार हुआ, फिर ये लावा आया, है ना। एक तो ये हो जाएगा कि एक्स्ट्रा लावा आ जाता, पूरा लावा ही लावा फैल जाता, तो उससे कम, भूकंप का मतलब क्या हो रहा, कंपन। जैसे मानव के द्वारा भूकंप आता, हम अगर खान खोद रहे, माइनिंग कर रहे, तो आसपास के एरिया में कंपन हो सकता है, वो भी भूकंप है ना। और या परमाणु विस्फोट कर रहे, वो भी भूकंप है। इसी टाइप से लावा अचानक आता और एक साथ यहाँ पर डिपोजिट हो जाता या जम जाता, तो उसके कारण आसपास के एरिया में भूकंप आ जाता है ना। तो ये भी रीजन हो जाता है। और देखो धरती से निकल रहा है इतना, चट्टाने निकल रही, तो भूकंप तो आना ही है, ये कारण हो सकता है। ठीक है, जलीय। अब इसके बाद अगर बात करें जलीय भार, है ना, जलीय भार के कारण, अब ये आ जाएगा, जैसे जो नदियां होती है, नदी के आगे क्या बांध बनाते हैं, है ना, बांध बनाते हैं, तो बांध वो क्या है, बांध बनाने की वजह से उसको एक्स्ट्रा रोक देते हैं पानी को। अगर वो उसकी नीचे वाली जमीन कमजोर हुई तो उस एरिया में भूकंप आएगा। इसका जो सबसे पहले एग्जांपल हुआ वो महाराष्ट्र में आया। कहां पर आया, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में एक भूकंप आया, उसका नाम क्या, कोयना बांध। कोयना बांध ये फेमस भी है। कोयना बांध बना दिया गया एक नदी पर, है ना, उसमें जलीय भार ज्यादा हो गया। उस वो भूमि कच्ची थी, या अगर ये बोल सकते कि उसका भार अधिक हो गया, है ना, भार अधिक हो गया, एक्स्ट्रा जल आ गया, तो उससे ये भूकंप आ गया। जैसे जलीय भार है, जल में वृद्धि होने के कारण भी भूकंप आ सकता है। और इसके बाद अगर बात करें तो एक प्लेट विवर्तनिक विवर्तनिक के कारण, देखो पृथ्वी पूरे अलग अलग भागों में प्लेटों पर स्थित है ना। जैसे हम बात करते हैं सात महाद्वीप की बात करें, है ना, आपने सुना भी होगा यूरेशियन प्लेट, अमेरिकन प्लेट, अरेबियन प्लेट, है ना। हर एक जो भाग है वो प्लेटों पर स्थित है, एक दूसरे के इधर उधर घूमते रहते हैं। जब ये आपस में टकराती है प्लेटें, है ना, आपने हिमालय का निर्माण देखा होगा या अरावली पर्वतमाला का भाग देखा होगा, है ना। तो जैसे ये प्लेटें, दो प्लेटें आसपास में जाएगी, है ना, तब भूकंप की उत्पत्ति होगी, क्योंकि कोई भी चीज आपस में रगड़ खा के जाएगी तो कंपन होगा, है ना। तो इसका कारण हो गया, आपको ये याद रखना है कि कौन सा कारण है, प्लेट विवर्तन के कारण भी भूकंप की उत्पत्ति होती है। ठीक है, और एक कारण और आ जाएगा, लैंडस्लाइड, भूस्खलन। ये पर्वतीय भाग में होगा भूस्खलन, है। जैसे उत्तराखंड की त्रासदी हुई थी 2013 में, है ना, एक साथ वहां पर लैंडस्लाइड हो गया, है ना, उस एरिया के आसपास में भूकंप की घटना भी हो गई और बाढ़ भी आ गया, है ना। तो ये भी एक रीजन हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करें तो मानवीय कारण भी है, मानवीय कारण भी है, मानव के द्वारा जो गतिविधि की जाती है वो भी हो जाएगा मानवीय कारण, जैसे खान खोदना, है ना, और हो जाएगा परमाणु परीक्षण, बहुत सारी चीजें जिससे भी भूकंप आता है। लेकिन हमें ध्यान रखना, भूपटल के संकुचन से, भू संतुलन के कारण, ज्वालामुखी के क्रिया के कारण, जलीय भार के कारण, प्लेट विवर्तनी के कारण और लैंडस्लाइड के कारण और मानव के द्वारा जो होती है, इससे इन चीजों से भूकंप की उत्पत्ति हो जाती है। ये लिखो। अब हमें कैसे पता चलेगा कौन सा भूकंप कितना तेज है ना। इसके लिए कुछ स्केल्स बनाए गए, पैमाने बनाए गए, है ना, वहां से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ये नॉर्मल क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो भूकंपीय भूकंपीय तरंगों के मापक या मापने के पैमाने, मापने के पैमाने,
स्केल। एक आपने सुना होगा कौन सी, रिएक्टर स्केल। रिक्टर स्केल कौन सी स्केल है ना, यहां से ही क्वेश्चंस लगभग पूछ लिया जाएगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है। कौन सी स्केल है, रिक्टर स्केल। अब देखो इसकी खोज की अगर बात करें तो किसने की, रिक्टर महोदय ने की है ना, चार्ल्स रिक्टर ने की है ना। कब की, 1935 में है ना। ये कहाँ के थे, अमेरिका के। किस जगह के थे, अमेरिका के। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसका कैसे किया जाता है, ये मात्रात्मक स्केल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, मात्रात्मक हो जाएगी। मतलब इसमें मात्रा से इसका तीव्रता का पता लगाया जाता है। जैसे अगर बात करें मात्रात्मक स्केल है और इसका अंकीय मान क्या होगा, अंकीय मान क्या होगा, ध्यान रखना ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है ना। 0 से 9। आपने सुना होगा, पेपरों में देखा होगा कि जापान में या इंडोनेशिया में 7.8 है ना, रिएक्टर पैमाने पर भूकंप आया, 6.8 आया है ना। तो कहां तक, 0 से 9 तक आएगा। 0 मतलब 0 से कुछ होगा ही नहीं, 0 पॉइंट अगर स्टार्ट हो गया तो कुछ हल्का भूकंप है ना। जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसकी भूकंप की मात्रा बढ़ती जाएगी। 1 आया, 2 आया, 3 आया है ना। अगर समझना, अगर एक अंक से दूसरे अंक में तीव्रता 10 गुना हो जाती, कितनी हो जाती, 10 गुना हो जाती है ना। किसी स्थान पर एक रिक्टर से जो आया भूकंप, अगर उसके किसी दूसरे स्थान पर 2 रिएक्टर से आएगा तो कितना हो जाएगा आपका, 10 गुना अधिक तेज हो जाएगा। ठीक है, ये समझना। एक तो ये पूछा जाता है, एक से दूसरे में कितना, 10 गुना। लेकिन ध्यान रखना ऊर्जा की तीव्रता क्या हो जाएगी, ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो जाएगी है ना। उसी 1 से 2 में आने में जो ऊर्जा हो जाएगी 31.6 गुना है ना। ये तो तीव्रता की बात हो रही, किसकी बात हो रही, तीव्रता की बात हो रही। और ऊर्जा की कितनी हो जाएगी, 31.6 गुना ऊर्जा ज्यादा निकलेगी दूसरे स्थान पर। इसमें 1 पॉइंट बढ़ता है या 1 अंक बढ़ता है। तो ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब हम इसमें और भी बात करते हैं। अगर दूसरे स्केल की बात करें तो हो जाएगा आपका, कौन सा हो जाएगा, मर्केली। कौन सा हो जाएगा, मर्केली। कभी कभी सीधा पूछ लेते हैं कि मर्केली क्या है ना। तो भूकंप का मापने का एक यंत्र हो जाएगा, स्केल हो जाएगी। ठीक है, ये स्केल हो जाएगी। अब इसमें आपको ध्यान रखना, ये क्या है, ये एक गुणात्मक स्केल है। गुणात्मक क्या होता है, इसमें ध्यान के, जैसे भूकंप कहाँ आ गया तो उसमें यहाँ पर होने वाले नुकसान या हानि के आधार पर पता लगाएगा कि यहाँ पर कितनी हानि हो रही है। ये स्केल उसका मापन करता है। यहाँ पर तो मात्रात्मक है ना, कितनी मात्रा में भूकंप आ रहा है, यहाँ पर कितने लोग या जन धन की हानि हुई, इसका पता ये स्केल लगाएगी। कौन सी स्केल लगाएगी, मर्केली है ना। ऐसे याद भी कर सकते हैं कि कितने मरे यहाँ पर है ना, नुकसान। ठीक है, और इसका जो अंकीय मान होगा, इसका भी अंकीय जो मान होगा वो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से 12। कितना हो जाएगा, 0 से 12। ये केवल कहां यूज की जाती है, केवल यूएसए में, केवल यूएसए में उपयोगी है। ठीक है, अब इसके बाद एक और स्केल आती है, उसका नाम है रोसी। क्या नाम है, रोसी फेरल स्केल है ना। इसमें कोई खास बात नहीं, केवल आपको अंकीय मान ध्यान रखना है। कौन सा ध्यान रखना है, अंकीय मान ध्यान रखना है। वो हो जाएगा 1 से 11, 1 से 11 हो जाएगा। 1 से 9 किसका है, ये इंपॉर्टेंट, 0 से 9 है, 0 से 9 किसका हो जाएगा, रिक्टर स्केल का हो जाएगा। और 0 से 12 किसका हो जाएगा, मर्केली। 1 से कर लो, 1 से है ना, कितना कर लो, 1 से, 0 से करो उसका, 1 से 12 है ना। 1 से 12 मर्केली और 1 से 11 क्या हो जाएगा, रोसी फेरल हो जाएगा है ना। इंपॉर्टेंट कौन से आपके, रिक्टर स्केल हो जाएगी। ये डिनोट करो, नोट करो। अब आगे बात करें तो भूकंप का वर्गीकरण, भूकंप का वर्गीकरण है ना। भूकंप किस टाइप से आता है, एक होता है कृत्रिम भूकंप,
भूकंप, एक हो जाएगा प्राकृतिक भूकंप। एक हो जाएगा स्थिति के आधार पर, स्थिति के आधार पर। एक हो जाएगा गहराई के आधार पर, गहराई के आधार पर, कितना डेप्थ है इसके आधार पर है। टोटल कितने हो गए? 4 प्रकार है ना, समझना। जैसे कृत्रिम भूकंप कौन कौन से हो गए, है ना, माइनिंग हो रही है ना, परमाणु रिएक्टर चेक हो रहा है, परमाणु परीक्षण हो रहा है, यानी मानव द्वारा जो क्रिया होगी उससे जो भूकंप आता है उसे हम किस नाम से जानेंगे, है ना। चाहे वो पति पत्नी की लड़ाई हो जाए, और वो भी कौन सा भूकंप होगा, कृत्रिम भूकंप, है ना। और वो उसका स्केल कैसे मापेंगे, उसका स्केल, हाँ, रसोई में आने वाली बर्तनों की आवाज, है ना, ठीक है, वो हो जाएगा। अब इसमें देखो, जैसे खनन, परमाणु परीक्षण, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, परमाणु परीक्षण, सुरंग बना रहे कहीं, है ना, सुरंग निर्माण, है ना, बहुत सारी जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं उसी से हो जाता है ना, मानवीय क्रिया से, है ना, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आ जाओ। इसमें देखो प्राकृतिक, जैसे एक हमने पहले भी बात कर चुके हैं, ज्वालामुखी क्रिया से, है ना, ज्वालामुखी क्रिया से जो आएगा वो भूकंप कौन सा हो जाएगा, प्राकृतिक होगा। एक हो जाएगा विवर्तनिक घटनाएं, विवर्तनिक घटनाएं, है ना, ध्यान रखना, विवर्तनिक घटनाएं धरातल के पास होती है ना, धरातल के पास, या ये भूकंप धरातल, इस घटना से कहां पर आता है, धरातल के पास, या कम गहराई में, कम गहराई में, है ना। इसका एक एग्जांपल भी है, कैलिफोर्निया के जो भूकंप आते हैं वो इसी टाइप के भूकंप आते हैं। कौन से भूकंप, कैलिफोर्निया, ठीक है, जानते हो कैलिफोर्निया, गए, कहाँ है, उत्तरी अमेरिका में, है ना, ठीक है। अब इसके बाद एक हो जाएगा संतुलन भूकंप, जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे हिमालय क्षेत्र में आएगा, है ना, हिमालय क्षेत्र में आएगा, क्या क्षेत्र में आएगा, है ना, जहां पर भी पर्वत है ना, उसके पास समुद्र है ना, पर्वत से अपरदन होगा, समुद्र में जाएगा, उससे जो भूकंप आएगा उसे संतुलन भूकंप बोलेंगे, हिमालय में जो भूकंप आएंगे, है ना। अब इसके बाद एक हो जाएगा प्लूटोनिक भूकंप, ठीक है। इनमें से जो आईएमपी है वो आपका कौन सा है, प्लूटोनिक है ना। ये धरातल के अत्यधिक गहराई में आने वाला भूकंप को किस नाम से जानेंगे, प्लूटोनिक भूकंप के नाम से जाना, है ना। धरातल के या पृथ्वी के सर्वाधिक गहराई में आते हैं, है ना, वो कौन से हो जाएंगे, प्लूटोनिक भूकंप हो जाएंगे। यहां तक लिखेंगे, फिर हम इन दोनों को अलग चैप्टर में, अलग अलग भाग में करेंगे, ठीक है, थोड़े से बड़े। ये समझो, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्थिति के आधार पर, इसमें अगर बात करें तो एक हो जाएगा आपका स्थलीय भूकंप, क्या डेफिनेशन हो गई, स्थल भाग में, स्थल पर आने वाले भूकंप, है ना। ये अधिकतर जो आते हैं, है ना, मध्य महाद्वीपीय पेटी, है ना। अभी आगे हम इनके क्षेत्र पढ़ेंगे, उसमें आते हैं, है ना। ये हो गया, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं भी पूछा जा सकता है, लेकिन इसके बाद जो आने वाला वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो आने वाला है वो दूसरा नंबर का है सामुद्रिक भूकंप। सामुद्रिक भूकंप, समुद्र में भी भूकंप आते, पता आपको, हैं, उसको किस नाम से जानेंगे, सुनामी सुना आपने, हाँ, सुनामी, है ना, समझना। समुद्र में आने वाले भूकंप को किस नाम से जानेंगे,
सुनामी। ये एक लाइन में भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछा भी गया है ना। तो स्थल से ये तो पूछा नहीं जाएगा, स्थल में स्थल भाग में आने वाले को स्थल कहते हैं, लेकिन ये पूछा जाता है सुनामी वाला। ज्वार भाटा अलग है, सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के कारण पानी का ऊपर चढ़ना और नीचे जाना ज्वार भाटा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट, अलग चैप्टर आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है जैसे समुद्र है, ये है समुद्र है ना, ये क्या है, समुद्र है, समझ लो। अब यहां से अगर भूकंप आया है ना, तो फिर ये ज्वार भाटा की तरह ही पानी ऊपर जाएगा, लेकिन इसमें उसमें रीजन ज्वार ऊपर तो उसमें भी जाता है, लेकिन उसमें रीजन क्या होता है, चंद्रमा और सूर्य की आकर्षण शक्ति से, है ना। अट्रैक्शन पॉइंट उसमें सूर्य होता है या चंद्रमा होती है, इसमें यह नहीं होता, इसमें यहाँ से प्रेशर दबाव लगता है और पानी अचानक से बाहर आता है, उसी को हम किस नाम से जानेंगे, सुनामी के नाम से जानेंगे, है ना। तो सीधी सी डेफिनेशन हो जाएगी, समुद्री में आने वाले भूकंप को सुनामी कहते हैं, को सुनामी कहते हैं, सुनामी कहते हैं। अब सुनामी शब्द कहां से आया, है ना, सुनामी शब्द ये भी पूछा जाता है ना। ये एक जापानी शब्द है, क्योंकि इस टाइप के जो भूकंप आते हैं वो कहाँ आते हैं, जापान में आते हैं, क्योंकि जापान के पास प्रशांत महासागर है और वहां भूकंप आएंगे और तटीय भाग में बाढ़ हो जाते हैं उस एरिया में, तो इसलिए ये जापानी शब्द है ना, जिसका अर्थ क्या है, जिसका अर्थ क्या हो जाएगा, समुद्री तट, है ना। क्योंकि ये अगर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जैसे प्रशांत महासागर के किसी एरिया में अभी भूकंप आया है लेकिन किसी को पता ही नहीं, तो सुनामी नहीं है। लेकिन जब वो नुकसान पहुंचाएगी, आसपास के एरिया में बाढ़ आ जाएगा, तब उसका नाम क्या हो जाएगा, सुनामी हो जाएगा। और इस टाइप का भूकंप भारत में आया नहीं आया, किसने बोला, है ना, इसका आया, आपने याद होगा एग्जाम्पल, है ना, आप तो शायद सब छोटे होंगे शायद, है ना। देखो 26 जनवरी 2004 को एक वाला तो सुनामी नहीं था, वो भूकंप था, भुज में तो जो भूकंप था ये सुनामी था। आप ये आया कहां पर, हिंद महासागर के एक देश है इंडोनेशिया, क्या है, इंडोनेशिया, है ना। अब इसको समझ लो थोड़ा, ये भारत है, ये अफ्रीका हो गया, अब इंडोनेशिया, ये श्रीलंका, और यहां पर इंडोनेशिया, है ना, इस भाग आया तो यहाँ पर इसके आसपास एरिया में, लेकिन इसकी जो तरंगे है इतनी खतरनाक हुई और इसका जो पानी है कहां तक आ गया, गुजरात तक आ गया, है ना। तो इसके पानी से आसपास के तट में बाढ़ आ गया, इससे नुकसान क्या होता है, पानी अचानक से आसपास के एरिया में आ जाता है और बाढ़ आ जाता है, उसे हम किस नाम से जानेंगे, सुनामी भूकंप। तो इंडोनेशिया में आया, है ना। इसमें क्या हुआ, भारत का सबसे दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, इंदिरा पॉइंट। अगर पूछा जाता है इंदिरा पॉइंट कब डूबा, तो 26 जनवरी 2001 को जो सुनामी आई या भूकंप आया, सॉरी 2004 को जो भूकंप आया, उससे क्या, भारत का इंदिरा पॉइंट डूब गया। भारत का दक्षिणतम पॉइंट कौन सा है, और दक्षिणी पॉइंट कौन सा है, तो कौन सा डूबा, इंदिरा पॉइंट डूब गया, है ना। एक चीज तो ये हो गई, और एक हो जाएगी मार्च 2011 में आया, एक आया मार्च 2011 में, वो कहाँ आया, जापान में आया, है ना। तो ये आपको जानकारी होगी, ये लिखो। कौन सा, गहराई के आधार पर, हेडिंग लिखो, गहराई के आधार पर भूकंप के प्रकार। 3 भाग है, 3 तरह की गहराई होती है ना। सामान्य गहराई, मध्यम गहराई, और क्या हो जाएगा, अधिक गहराई या अत्यधिक गहराई, है ना। अब इसको देखो
जीरो से 50 किलोमीटर तक जो आएगा वो किसमें होगा, सामान्य नॉर्मल गहराई हो जाएगी, है ना। अगर 50 से फिर हम बात करें तो 250 तक आ जाएगा, तो वो हो जाएगा आपका वो मध्यम गहराई हो जाएगी। और इसका भी अगर बात करें 250 से, है ना, 700 होगा ना, तो हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, अधिक गहराई वाले भूकंप हो जाएंगे, है ना। बस इसमें ये जानकारी है, बाकी कोई जानकारी नहीं लिखो, है ना। इसका डेप्थ यानी कि किलोमीटर के हिसाब से इसको बांट दिया गया कि सबसे जानेंगे प्लूटोनिक भूकंप के नाम से, यानी ये पूछा जा सकता है ना, सबसे अधिक गहराई में आने वाला है, ठीक है। ये और सबसे बढ़िया टॉपिक है, इसी के अंदर अगर बात करें तो भूकंपीय तरंगे। तरंगे कितने प्रकार की होती हैं, भूकंपीय तरंगे 3 प्रकार की, पी वेव्स, एस वेव्स, एल वेव्स, है ना, पी एस एल, है ना। इसको हम देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में 3 प्रकार की तरंगों की उत्पत्ति होती है ना। हो गई उत्पत्ति, ये कौन कौन सी हो जाएगी, एक तो हो जाएगी आपकी पी तरंग, है ना। दूसरी हो जाएगी आपकी एस तरंग। पी मतलब क्या होगा, प्राइमरी, दूसरी एस मतलब सेकेंडरी, और तीसरी हो जाएगी आपकी एल तरंग। एल मतलब ये तो पता ही नहीं, इसका तो बता दिया, चलो प्राइमरी सेकेंडरी, ये क्या हो गया, है ना, हाई सेकेंडरी, है ना। इसका हो जाएगा धरातलीय, कि ये तो बना ही नहीं, है ना, राइमिंग ही नहीं बनी एल से, तो इसको बोलते हैं लॉन्ग तरंग, है ना, लॉन्ग वेव, ठीक है। तो कौन कितने, पी एस और एल हो गई, है ना। अब हम सबसे पहले इसमें पढ़ेंगे, कौन सी पढ़ेंगे, पी तरंग पढ़ेंगे, है ना। कौन सी, पी तरंग पढ़ेंगे। आपका हेडिंग हो जाएगा पी तरंग। इनको समझना, यहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं अगर आपके टॉपिक है तो। अब इसको हम एक नाम तो जान रहे हैं, प्राइमरी तरंग हो जाएगा, पी से प्राइमरी, है ना। अब इसको एक इसका नाम आता है अनुदैर्ध्य तरंग, है ना। ये हम बालूका स्तूप पढ़ेंगे राजस्थान में, तब भी ये शब्द आपको देखने को मिलेगा, इस टाइप के शब्द, है ना। यहाँ समझ लो तो वहां इजी हो जाएगा, है ना। अब ये तरंगे क्या होती हैं, देखो जब ये तरंगों की उत्पत्ति होती है तो ये कणों के समानांतर आगे बढ़ती है ना। कणों की दिशा के समानांतर आगे बढ़ती है, है ना। कैसे बढ़ती है, जैसे अगर ये दिशा है, ये समांतर दिशा हो जाएगी, है ना, तो इसमें आपकी इस टाइप से आगे बढ़ेगी, उसको हम किस नाम से जानेंगे, पी तरंग के नाम से जानेंगे, है ना। और ये ध्वनि तरंगों के समान होती है, पी तरंगे आपसे सीधा पूछा जाएगा इनमें से कौन सी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है, तो कौन सी हो जाएगी, पी तरंग हो जाएगी, है ना। ध्वनि तरंगों के समान, पी तरंगे ध्वनि तरंगों के समान होती है। और सबसे अधिक स्पीड किसकी होती है, पी तरंग की, है ना। पी तरंग की गति सर्वाधिक होती है, कितनी होती है, नहीं ऑलमोस्ट औसत की हम बात करें, है ना, औसत की अगर बात करें तो 8 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से चलती है, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। और सबसे अधिक विनाशकारी कौन सी हो जाएगी, नहीं, एल तरंग हो जाएगी, ध्यान रखें, क्योंकि लंबवत चलती है और वो धरातल के पास होती है ना, इसीलिए एल तरंग हो। यहां तक लिखो, फिर हम और आगे हम बात करते हैं। भूकंपीय तरंगे, तीन तरंग की अगर बात करें, है ना, पी तरंग, ठोस, द्रव, गैस, तीनों माध्यम से गुजर सकती है ना। कितनी हिम्मत है इसकी। लेकिन जो इसकी सर्वाधिक स्पीड होगी, किसमें होगी, ठोस में, भाग में,
भाग में सर्वाधिक गति होगी, गति होगी, देखो ये स्पीड तो ही है, उसमें क्या अवरोध नहीं आते। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्यों? रीजन पूछना बहुत जरूरी है ज्योग्राफी में। रीजन अगर आप पूछ रहे हो है ना, तो आपकी और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसमें आपका क्या होगा, अवरोध नहीं है। जैसे ठोस से लचीला आ गया, लचीला से गैस आ गया, है ना, तो उसमें आपका अवरोध हो जाएगा, उसमें स्पीड कम ज्यादा हो जाएगी, है ना। उसमें क्या एक ही मीडियम है और ठोस है, तो इसमें स्पीड अधिक हो जाती है, ये समझना, ठीक है। जैसे अगर बात करें द्रव और गैस में, जो एस तरंग है वो बिल्कुल प्रवेश ही नहीं कर सकती उसमें, है ना, केवल वो कहाँ गति करेगी, ठोस भाग में करेगी, है ना। इसीलिए तो जो हम बाद में पढ़ेंगे शेडो एरिया, है ना, वृष्टि छाया प्रदेश, भूकंपीय छाया क्षेत्र, वो इसी के आधार पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये तीनों में गुजर रही है, कौन सी, पी तरंग, है ना। अब इसमें भी पी तरंग जो हो जाएगी, पी तरंग, पी तरंग पृथ्वी के आंतरिक भाग से धरातल तक अवतल क्रम में आती है, ये पूछा जाता है ना। अवतल क्रम में आते, अवतल क्या होता है साइंस में, यही आता है ना सर, इस टाइप से ये होता ना, उत्तल अवतल सुना हुआ, यही होता, उत्तल है ये अवतल, हाँ यही होगा। कौन केव, है ना, इस भाग में इस टाइप से आती हो, कौन सी, धरातल तक, ये हो जाएगा। और वो दूसरी जो आएगी एल तरंग, वो इस टाइप से आएगी, है ना। नहीं समझ में आया, जैसे ये अर्थ हो गई, है ना। अब यहां से इसका हुआ तो ये इस टाइप से आ जाएगी तरंगे, है ना, ये। और इसमें अगर बात करें दूसरी उत्तल आ जाएगा, वो एल तरंग में आ जाएगा। इतना याद रखना आपको, अवतल में कौन आती है, पी तरंग, और उत्तल में कौन आती है, एल तरंग आती है ना। और एस तरंग भी इसी में आएगी, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो इसके बाद कौन सी तरंग आ जाएगी, एस तरंग आ जाएगी, एस तरंग आ जाएगी। दूसरे नंबर की तरंग कौन सी होगी, एस तरंग होगी। सेकेंडरी तरंग, है ना। देखो इसमें जो आएगी, अगर इसकी औसत स्पीड की बात करें, गति की बात करें, तो कितनी हो जाएगी, है ना, नहीं, हाँ 6 या 7 ले लो, 6 या 7 ले लो, है ना, 6 से 7 या किलोमीटर प्रति सेकेंड आ जाएगी, है ना। उसमें 8 से 9 भी आ सकता है, लेकिन 8 एवरेज हो रहा, 8 आपका कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। अब इसके बाद अगर हम बात करें, है ना, एस तरंग कणों की दिशा के समकोण पे चलती है। वो किस पे चल रही थी, वो समांतर चलती इस टाइप से, है ना, समकोण पर चलती है, ये ध्यान रखना, चलती है ना। तो इसका समकोण किस टाइप से हो जाएगा, इस टाइप से चल रही है। ये किस टाइप से चल रही है, ये टाइप हो जाएगा इस तरंग का, ठीक है। और ये अगर बात करें, है ना, ये बात करें इस तरंग, ये केवल किस भाग में चलती है, सॉलिड भाग में चलती है, ठोस भाग में चलती है, ये पूछा जाता है। इस तरंग केवल ठोस भाग में गमन करती है या चलती है, एक ही बात होगा, है ना। ठोस मतलब क्या होता है, सॉलिड, यही होता है ना, सॉलिड भाग, है ना। और इसको याद कैसे करेंगे, एस फॉर सॉलिड और एस फॉर सेकेंडरी वेव्स, है ना, ये हो जाएगा। और ये इसका एक नाम और आता है, अनुप्रस्थ वेव या अनुप्रस्थ तरंग भी कहते हैं, है ना, क्योंकि अनुप्रस्थ जो होता है वो समकोण वाला भाग हो जाएगा, है ना, इस टाइप से जो चलती है उसे अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, ठीक, ये हो जाएगा। और ये अगर वो कौन सी तरंगे थी, ध्वनि प्रकार की तरंग, लिखो मत, इधर देखो, वो उसका टाइप क्या था, ध्वनि प्रकार की, इसका कौन सा हो जाएगा, जलीय, है ना,
इसका जल तरंगों की तरह होती है। देखो जलीय तरंग इसी टाइप से चलती है ना, अप एंड डाउन करते हुए, है ना। तो ये हो जाएगी आपकी एस तरंग। एस तरंग तरंग जलीय तरंगों की तरह होती है, तरंगों की तरह चलती है या होती है, चलती है ना। ठीक है, और ये हो जाएगा, और ये अवतल में आएगी, है ना। एस और पी अवतल, एल हो जाएगी आपकी उत्तल हो जाएगी, है ना। एक चीज और थी इसमें, क्या थी इसमें, लिखो ये तब छोटा कर दूं यहाँ पर। अब नोट लगा के लिख लेना यहाँ पर। पी वे एस तरंग को बॉडी तरंग, बॉडी वेव या बॉडी तरंग तरंग कहते हैं, है ना। या बॉडी को क्या बोलते हैं, कायिक भी बोलते हैं, कायिक तरंग, है ना। तो पूछा जाता है पी वे एस तरंग को बॉडी तरंग बोलते हैं, कायिक तरंग बोलते हैं,